हेलो एवरीवन, मैं रोहित तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। जैसे कि कल लास्ट क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने समझा था कि हम इस चैनल में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो उसमें हमने समझा था कि हम हिस्ट्री किस प्रकार पढ़ेंगे। जनरली हमने हिस्ट्री के 3 भाग करे थे। एक था हमारा प्राचीन भारत, दूसरा हमारा था मध्यकालीन भारत और तीसरा हमारा था आधुनिक भारत। तो जनरली कल मैंने आपको प्राचीन भारत में जो 2 टर्म यूज़ करने वाले हैं BC एंड AD, मैंने आपको विस्तार से समझाए थे उनको मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए एक बार हम देखते हैं कि हम प्राचीन भारत करने वाले हैं, हम किस बेस पर करेंगे, कैसे करेंगे, समझते हैं। आइए बात करते हैं प्राचीन भारत की। हमारा प्राचीन भारत, अब हम भारत की बात कर रहे हैं, पहले हम भारत के बारे में समझेंगे। हमारा भारत है क्या? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं। कई समय समय पे कई विदेशी जो लोग आए, उन्होंने, जो विद्वान आए, उन्होंने भारत को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। जैसे एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी एग्जाम्स में कि इंडिया, भारत को इंडिया कह के किसने संबोधित करा था? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूनानी जो थे, उन्होंने हमारे देश भारत को इंडिया कह के संबोधित करा था। और समय समय पे जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने हमारे इस प्यारे भारत को हिंदुस्तान कह के संबोधित करा। तो अब हम समझते हैं, ये हमारी भारत की बात होती है कि हमारे भारत में हमने छोटे से तथ्यों से मैंने आपको बताया कि भारत क्या है, इंडिया क्या है और ये किसने इसको क्या कहा। अब थोड़ी आगे चलते हैं। अब प्राचीन भारत के लिए हमें कोई साक्ष्य तो होने चाहिए जिससे हम समझें कि हमारा प्राचीन भारत किस प्रकार था। तो मैं आपको समझाता हूँ। हमारा पहला साक्ष्य है हमारे धर्म ग्रंथ। हमारा पहला साक्ष्य है हमारे धर्म ग्रंथ, जो हमारे वेद व्यास हुए थे, महर्षि द्वापन वेद व्यास, उन्होंने ग्रंथों की रचना करी थी। तो उन धर्म ग्रंथों से हम समझेंगे कि हमारा प्राचीन भारत किस प्रकार था। अब आइए दूसरी चीज समझते हैं। दूसरा हमारा बेस क्या होगा? दूसरा हमारा है ऐतिहासिक ग्रंथ। ये ऐतिहासिक ग्रंथ में हमारे जो प्राचीन भारत है उसके बारे में कुछ तथ्य लिखे गए हैं जिससे हम आकलन करते हैं कि हमारा प्राचीन भारत किस प्रकार रहा होगा। आइए तीसरी चीज समझते हैं। तीसरी हमारी चीज है विदेशियों का विवरण। क्या है हमारा? विदेशियों का विवरण। आपने सुना होगा कई समय में बहुत से बाहर के दूसरे देश के यात्री हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा। तो उन पुस्तकों से हमें पता चलेगा कि हमारा भारत, प्राचीन भारत किस प्रकार का था। और सबसे अंतिम है आपका पुरातत्व साक्ष्य। देखिए पुरातत्व साक्ष्य के मैं आपको समझाता हूँ। ये होता क्या है, जब भी हम अपनी जमीन के अंदर उत्खनन करा हमने, जो उनसे पुराने प्राचीन काल की कुछ वस्तुएं निकली, जैसे कि किसी चीज की मूर्ति निकलती है, औजार निकलते हैं, तो उन चीजों को वो हमारे पुरातत्व साक्ष्य में आते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हम अपना प्राचीन भारत किस बेस पे कंप्लीट करने वाले हैं, किस बेस पे समझने वाले हैं। तो धर्म ग्रंथ आपको समझा दिया मैंने, ऐतिहासिक ग्रंथ समझाया, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व साक्ष्य। चलिए अब आगे देखते हैं। जब हम प्राचीन भारत की बात करेंगे तो जनरली एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता हमारा सिंधु सभ्यता। हम समझेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या है। पहली चीज, एक हमारी एक तकनीक होती है जिसे वर्तमान में कहता है रेडियो कार्बन। क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन, C40 बोलते हैं इसको, वैसे इस तरह से लिखा होता है रेडियो कार्बन C40 तकनीक के माध्यम से हमने जाना कि 2400 BC से 1700 BC में एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी। नगर नियोजन सभ्यता ये विकसित हुई थी और इसकी जो ये बहुत उच्च कोटि की व्यवस्था थी। इसमें क्या था, जो हमारी सिंधु सभ्यता के लोग थे वो
मूल्य मूल्य द्रविड़ लोग थे, हमारे भारत के मूल्य द्रविड़ किसान लोग थे। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो हमारे मकान बनते थे, मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि हम कैसे, क्या खोज हुई, क्या थे वहाँ रहने वाले लोग, कैसे बनी। तो अब हम बात करें कैसे बनी, तो उसमें देखते हैं कि जो हमारे उस टाइम के मकान जो निर्माण हुआ वो ईंटों का प्रयोग हुआ। अब जब ईंटों का प्रयोग हुआ तो आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नगर नियोजन, उसकी व्यवस्था कितनी उच्च कोटि की होगी। तो जनरली मैं आपको बताता हूँ, सिंधु सभ्यता में, या सिंधु सभ्यता को आप कई जगह पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसमें 6 बड़े परिपक्व नगर मिले थे हम लोगों को। मैं उनको आपको नाम समझाता हूं। एक था आपका, एक मिनट जरा रफ करता हूं, बताता हूं आपको मैं लिख के। एक था आपका हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के ऊपर तो मूवी बन चुकी है, आपने देखी हो शायद, उसमें आपको पता चल सकता है। गढ़वारी वाला, ठीक है, धोलावीरा और आपका कालीबंगन और राखी गढ़ी, ये 6 नगर मिले थे हमें अपनी सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता में, जो बड़े और परिपक्व नगर थे, अच्छी तरह से जो विकसित नगर थे। तो चलो मैं आपको इनमें, आपको ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेगा इन 2 से। अगर आप 10+2 तक एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उनमें आपको ये 2 मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी समझाऊंगा कौन किसने क्या करा। लेकिन इंपोर्टेंट हमारे लिए ये 2 हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा जो नगर था वो 1921 में संसार के सामने नजर आया कि 1921 में कि एक हड़प्पा नाम की, जो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो, ये जो नगर हैं ये मिले। तो 1921 में इसकी खोज हुई, और इसकी खोज किसने करी? दयाराम साहनी। किसने करी? दयाराम साहनी। और इनके एक साथी और थे, इनका नाम था, एवं मैं लिख देता हूं आपके सामने, माधव स्वरूप दास। इन्होंने मिलकर इसकी खोज करी थी। ठीक है, आपको मैंने समझाया कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा। उसके बाद आप बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज। और अगर मोहनजोदड़ो की हम एक तरह से देखना चाहें, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, जैसे अगर हम समझना चाहें कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, मोहनजोदड़ो का नाम क्यों पड़ा ऐसा, तो ये इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैं आपको एक समझाता हूं कि हड़प्पा जब उत्खनन का काम शुरू हुआ था, उस समय पाकिस्तान के हड़प्पा नामक प्रांत पर इसकी खोज हुई। तो उसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा के नगर है, मैं आपको वैसे बता देना चाहता हूं। ठीक है, यही हाल मोहनजोदड़ो का है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा है आपका रावी नदी के किनारे स्थित। किसके किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। आप सब समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो शहर था या हड़प्पा जो नगर था वो किस नदी के किनारे पर स्थित था। तो आप क्या बताएंगे? रावी नदी के किनारे पर। और जनरली यहां से क्वेश्चन बनता है, ये आपको थोड़ा ध्यान से नोट करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अपने मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये 2 जो नगर थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित था? सिंधु नदी के किनारे पे। हमारे 2 नगर, 2 ये हमें बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि ये यहां से हमारा बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी जो मुझे लगता है कि, और मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। धोलावीरा, इसकी खोज हुई थी आपकी 1990 से 91 के बीच चली थी खोज, मतलब उत्खनन हुआ था। इसका खोज किसने करी थी और किसको उत्खनन करता कौन था? हम अगर अपने इसके संदर्भ में देखें तो इसके जो खोज करता थे वो थे रविंद्र सिंह बिष्ट।
कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। यहां से क्वेश्चन बनता है। और ये जो मैंने आपको लिखा है हड़प्पा 1921 और मोहनजोदड़ो 1922, ये आपको बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अब कालीबंगन की बात करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है कालीबंगन से, ठीक है। तो कालीबंगन की खोज किसने करी थी? बीबी लाल। किसने करी थी? बीबी लाल एवं उनके एक साथी और थे, उनका नाम क्या था? बी के थापर। ये चीज आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। अब थोड़ी सी आगे हम इस पे जाएंगे। ये तो हमने बात कर ली किसने क्या करा और किसने कहां पर इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन स्थित है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, अब हम बात कर रहे थे अपने सिंधु सभ्यता के बारे में। अब हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग किस प्रकार के थे। तो जो सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग थे वो वहां के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। कौन थे? मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। अब ये बात हुई वहां के रहने वाले लोगों की, ठीक है। अब वहां बात करते हैं वो क्या उगाते थे। तो वहां की जो मुख्य फसलें थी, वहां की जो मुख्य फसलें थी वो थी, मुख्य फसल में डाल देता हूं, आप लिख लेना, गेहूं और जौ। ये वहां की मुख्य फसलें थी जो वहां पर इसका ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा इसको पैदावार इसकी थी, गेहूं और जौ की। जो लोथल, एक आपने सुना होगा गुजरात का एक शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले इन्होंने उत्पादन किस चीज का करा था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती का उत्पादन करना शुरू किया था। किसका उत्पादन करना शुरू किया था? कपास की खेती का। अब हम समझेंगे कि हमें इसमें मिला क्या क्या। सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई तो उसमें हमें मिला क्या क्या। तो पहली चीज है मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो जो नाम का नगर था हमारा, उसमें सबसे बड़ा एक स्नानागार मिला। क्या मिला? स्नानगार। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको हम ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो ग्रेट बाथ है वो हमें कौन से नगर से मिला था। तो ये कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो के नगर से। अब बात करते हैं आज आगे, हमें और कुछ मिला मोहनजोदड़ो के नगर से। तो वहां हमें मिला कांस्य, जो कांस्य धातु होती है उसकी नर्तकी की मूर्ति, वो हमें कहां से मिली? सिंधु सभ्यता से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने जो नगर नियोजन पद्धति थी वो उनकी ग्रीड पद्धति थी। ग्रीड पद्धति उन्होंने, साफ से लिख देता हूं मैं, ग्रीड पद्धति उन्होंने अपनी अपनाई थी। अपनी मकान घर बनाने नियोजन करने की जो उनकी पद्धति थी वो ग्रीड नियोजन पद्धति थी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि वहां के लोग ईंटों के मकान बनाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या है। अगर देखिए आप इस टाइम कोई मिल या कारखाने चलते नहीं थे, यहाँ व्यवस्था क्या हो सकती है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे आप खुद भी जान जाएंगे कि उस टाइम की उनकी जो वो पशुपालन करते हैं, क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं और प्लस कृषि करते हैं। जाहिर सी बात है यही दो उनकी अर्थव्यवस्था की ताकत हो सकती है। तो आपने बहुत कुछ जाना है सिंधु सभ्यता के बारे में। पशुपालन और कृषि उनकी क्या थी? अर्थव्यवस्था की ताकत थी, ठीक है। हाँ, तो आपको मैंने समझाया कि जो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी वो किस पर निर्भर थी? पूरी तरह से पशुपालन और कृषि पर। अब कुछ और विशेषता जानते हैं सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के अंदर पर्दा प्रथा, जो हमारे आपने देखा होगा हमारे जो घर की लेडीज होती हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों का पर्दा करती हैं, आम भाषा में हमारे घूंघटी बोलते हैं, पर्दा करती हैं। वो व्यवस्था प्रचलित थी, वो मतलब वहां पर थी उस टाइम।
और एक और प्रथा थी उस समय, वैश्यावृत्ति। क्या थी? वैश्यावृत्ति की प्रथा भी उस समय काफी आपकी प्रचलित थी। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज समझाता हूं इसमें। जो आग में पकी हुई ईंट होती हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि आग में पकी हुई ईंट को क्या कहते हैं? आग में पकी हुई ईंट को हम कहते हैं टेर कोटा। क्या कहते हैं? टेर कोटा। आपने जाना कि आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते हैं? टेर कोटा। और मैं आपको बताऊं कि सिंधु सभ्यता के अंदर के लोगों को तलवारें, अगर जब हमने इसकी उत्खनन करा था तो उस समय हमें तलवारें नहीं मिली। तो इस समय क्या पता चलता है? इस समय पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के अंदर लोहे की खोज नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? लोहे की खोज नहीं हुई थी। अब लोहे की खोज नहीं हुई तो आप पूछोगे कि भैया ये जब कृषि करते हैं तो हल किसका यूज करते हैं? आपका जाहिर मन में सवाल आएगा। तो हाँ, उस समय हल जो यूज होते थे, हल जो जिससे हम खेत जोतते हैं, उस टाइम ट्रैक्टर तो हुआ नहीं करते थे, सीधे बैलों के ऊपर हल लगाया और खेत जोतना शुरू। तो उस समय जो हल हुआ करते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे। किसके होते थे? अब ये हमने सिंधु सभ्यता को एक बहुत ही शॉर्ट और कम टाइम में बहुत बड़े तरीके से समझने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वहां पर जो आपकी, जैसे अभी हमारे देश में जलाने की, जब आदमी का देहांत हो जाता है तो उसको जलाया जाता है, और कुछ समाजों में, कुछ समुदायों में उनको गाड़ा जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या प्रथा थी? तो उस समय की प्रथा समझने के लिए मैं आपको एक बार और समझाता हूं, मैं थोड़ा बहुत रफ करता हूं। चलिए, उस समय जो प्रथा थी सबों को जलाने की प्रथा आपके मोहनजोदड़ो नगर था उसमें थी। और शवों को दफनाने की हमें लिख रहा हूं आपके सामने, या आप पॉइंट लिख लेना ढंग से कॉपी में बना के। शवों को दफनाने की जो व्यवस्था थी वो कहां पर थी? हड़प्पा में। किसमें थी? हड़प्पा नगर में। अब ऐसा भी तो होना चाहिए कि जहां दोनों चीज होनी चाहिए। मान लीजिए दो कम्युनिटी एक साथ रहती हैं, तो उसी नगर में वो लोग जलाए भी जाएंगे उनके शवों को, और उनके शवों को दफनाया भी जाएगा। तो ऐसे दो शहर थे जिनके अंदर ये दोनों जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम लोथल। क्या नाम था? लोथल और कालीबंगन। उनका नाम क्या था? कालीबंगन। यहां पर दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। यहां पर लोगों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये हिस्ट्री का, सिंधु सभ्यता का जो पार्ट है प्राचीन भारत का, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।